Hello everyone, this is Monica Khurana and we are going to start poetry today. बेसिकली कोई भी पोएम स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पोएटिक डिवाइसेस को समझना बहुत ज़रूरी है एंड स्पेशली यू मस्ट बी क्वालिफाइड एट दिस पर्टिकुलर थिंग हाउ टू अंडरस्टैंड अ पोएम. अब पहली चीज क्लियर कर दें आपको कि बहुत जगह पर आपको पोएम को लिखा हुआ या प्रोनाउंसिएशन ऐसा मिलता होगा कि पोएम को आपने प्रोनाउंस करना है पोम. आई वुड नॉट, और मैं नहीं इस चीज को आई डोंट फील कंफर्टेबल कॉलिंग इट पोम बिकॉज पोएम इज द राइट प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एक्सेंट. वी आर फॉलोइंग ब्रिटिश एक्सेंट. आप दोनों बुला सकते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है कि कोई पोएम बोले तो वो गलत बोल रहा है और पोम बोले तो गलत बोल रहा है. तो पोम इज अमेरिकन एक्सेंट एंड पोएम इज ब्रिटिश एक्सेंट. अब यहाँ पर बात आती है कि पोएट्री या किसी पर्टिकुलर पोएम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पोएट कहना क्या चाहता है. अब पोएट जब अपने थॉट्स एक्सप्रेस करता है तो वो बहुत कुछ सोच के लिखता है, लेकिन उसको एनालाइज करने वाले अपनी अपनी एंटिसिपेशन लगाते हैं. तो यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियरली आपको समझ आ जानी चाहिए कि एग्जैक्टली स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज सेड बाय हिम या व्हाट ही हैज टोल्ड, और लिसनर की ड्यूटी बनती है कि वो चीज़ों को कैसे सीखना चाहता है. फिर भी हमें पोएटिक डिवाइसेस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. हमारा जो बेटा पोएट्री पढ़ने का तरीका रहेगा, हम सिफ्ट पैरामीटर पे पोएट्री को अंडरस्टैंड करेंगे. सिफ्ट जो है दैट इज एस स्टैंड्स फॉर सिंबल, आई स्टैंड्स फॉर इमेजरी, F stands for figurative speech, जिसको हम poetic device भी बोलते हैं या हम literary device भी बोलेंगे, right? ठीक है, या हम literary device भी बोलेंगे इसको. एंड टी स्टैंड्स फॉर टोन. किस टोन में कोई पोएट्री लिखी गई है वो बहुत मैटर करता है. तो गाइस, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम पूरी पोएट्री को एक्सप्लेन करने के बाद या पोएम के आंसर देने के बाद हम लोगों को फिर भी मार्क्स पूरे नहीं मिलते, ग्रामर जबकि पूरी सही होती है. तो यहाँ पर मेजर रोल जो हमारा है वो फिगरेटिव स्पीच का है, दैट मीन्स लिटरेरी डिवाइसेस का है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि अगर आप इंग्लिश का कोई भी राइटअप लिखते हैं उसमें 3 मार्क्स या कई कई जगह पे 2.5 मार्क्स एक्सप्रेशन के होते हैं. एक्सप्रेशन क्या है? कन्वेइंग योर इमोशन थ्रू योर वर्ड्स, और वो बिना फिगरेटिव स्पीच के या बिना आप लिटरेरी डिवाइसेस की हेल्प के अपने इमोशंस को क्लियरली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. सो हम जब भी कोई, आज ये एक फर्स्ट लेक्चर है, आप इसको बार बार ध्यान से देख सकते हैं. कोई भी पोएम रीड करने से पहले आप इस स्लाइड को बार बार चला सकते हैं जहां पर आपको क्लैरिटी रहे कि हमने किसी भी पोएट्री को अंडरस्टैंड करने से पहले हमने उसको किस तरह से एनालाइज करना है, राइट? तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंबल की, तो सिंबल हम मेटाफर भी कह सकते हैं, एक्सटेंडेड मेटाफर भी कह सकते हैं. किसी चीज का किस पर्पज से यूज हुआ है, वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज सिंबोलिज्म. दैट मीन्स अगर आपको ये कहा जाए कि गाइज होल्ड योर हॉर्सेस, तो यहाँ पर ये मीनिंग नहीं है, ऑल्दो इट इज इडियम, लेकिन यहाँ पर ये मीनिंग नहीं है कि आपके पास जेन्युइनली हॉर्सेस हैं इस समय. तो ये बना कैसे कि होल्ड योर हॉर्सेस, मीनिंग यहाँ पर किस चीज को सिंबलाइज करता है? आपके थॉट प्रोसेस को, राइट? तो सिंबल जो होता है दैट इज कोई भी पर्टिकुलर वर्ड जो हमने किसी का एज अ सिंबल यूज कर लिया है. जैसे नाइट एक सिचुएशनल सीन है कि वो नाइट तो है ही है आसपास, लेकिन नाइट और भी क्या इंडिकेट करती है? अगर हम उसको एज अ सिंबल यूज करेंगे, वो किसी भी पर्सन की लाइफ का डार्क और स्ट्रगलिंग पीरियड इंडिकेट करती है. सो सिंबल बेसिकली क्या रहेगा? कोई भी चीज सिंबल किस चीज का है. इमेजरी कहाँ पर आती है? कुछ ऐसी इमेजेस को इतना क्लियरली डिफाइन कर देना कि आप जब पोएट्री या आप कोई प्रोज रीड कर रहे हैं और उसमें आपको बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, तो वो चीजों को पढ़ते ही आपके आगे जब इमेज पूरी
पिक्चराइज हो जाती है, दैट इज नोन एज इमेजरी। यानी कि सीनिक व्यू को डिस्क्राइब करना या किसी के अपीयरेंस को डिस्क्राइब करना, कि जो चीज रीड करते ही आपके मन में जो एक इमेज क्रिएट हो जाती है, उन यूज्ड वर्ड्स को हम इमेजरी कहते हैं कि इस पोएम में कितना इमेजेस को अच्छे से डिफाइन किया गया है, और वो डिवाइस को हम इमेजरी बोलते हैं, या वो आर्ट ऑफ राइटिंग इमेजरी कहलाती है। टोन होता है बेटा कि कोई भी पर्सन किस टोन में एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को लिख रहा है, जैसे बहुत ऑप्टिमिस्टिक मैनर में लिखा गया है या पेसिमिस्टिक मैनर में लिखा गया है, या बहुत एंजॉयबल मूड है या बहुत रिफ्लेक्टिव मूड है। तो इस तरह की चीजें किस मैनर में एक पोएट्री लिखी गई है या एक पोएम को इंट्रोड्यूस किया गया है, वो चीज आप टोन के थ्रू ही एक्सप्लेन करते हैं। फिर आता है बेटा फिगरेटिव स्पीच और पोएटिक डिवाइस, दैट मीन्स लिटरेरी डिवाइसेस। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं तो बहुत सारी, लेकिन हम 9th के लेवल पे जो रिक्वायर्ड होंगी हम उसी को डिस्कस करेंगे। किसी भी पोएम में रिदम कब आता है, जब हम उनमें कुछ चीजों को ऐड करते हैं, राइट, या हम रिपीट करते हैं कुछ चीजों को। तो सबसे पहले अगर हम देखें रिपीट करने के पर्पस से हम कितनी तरह की पोएटिक डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं और कहाँ पर किसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, वो हम सबसे पहले सीखते हैं। जैसे एक होता है रेपिटेशन, एक होता है एलिट्रेशन, राइट, एक होता है रिफ्रेन और एक होता है एनाफोरा। अब यहाँ पर इस चीज को आपने कितना ध्यान से समझना है कि एलिट्रेशन, बहुत सारे बच्चे कहते हैं यस मैम यही तो समझ आई है स्टार्टिंग से लेके अब तक, लेकिन इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। रेपिटेशन का मतलब क्या है, जब हम एक वर्ड रिपीट करते हैं, ठीक है। अब वर्ड रिपीट करते हैं जैसे आइस आइस एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, तो यहाँ पर वाटर पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है। अब वो पूरा वर्ड रिपीट होना इज रेपिटेशन, राइट। अब यूजुअली क्या होता है बेटा, आप लोग अपना जब भी कोई भी आर्टिकल लिखते हो या लेटर लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, आप सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या करते हो कि आपने एंड और बट में रेपिटेशन सीख लिया है, जबकि रेपिटेशन का मेजर रोल क्या है, आप किसी चीज को एम्फेसाइज करना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, there you need to use repetition which should not be monotonous, right। alliteration जो है, जब हम एक साउंड को रिपीट करते हैं, जितने भी टंग ट्विस्टर जनरली होते हैं आपके, वो alliteration को शो करते हैं। अब टंग ट्विस्टर्स में आप देखो ट ट रिपीट हो रहा है, इसके अलावा आप क्या कह सकते हो, जैसे कि स्वीट एंड सिंपल, इसके अंदर स रिपीट हो रहा है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देती हूँ द टाइनी मैन, तो आप यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ये एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर साउंड द है और यहाँ पे साउंड ट है, तो आप ये नहीं कहेंगे पहला लेटर टी रिपीट हो रहा है तो हम कह दें नहीं नहीं दिस इज पोएटिक डिवाइस और हम इसको एलिट्रेशन लिख दें, नहीं। तो यहाँ पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि एलिट्रेशन का मीनिंग वर्ड या अल्फाबेट का रेपिटेशन नहीं होता है, वो साउंड का रेपिटेशन होता है, ठीक है। सो जैसे सी शेल लिखते हैं आप कई बार, एक टंग ट्विस्टर है ना आपका इससे बना हुआ, तो सी शेल, अब इसमें स है और इसमें श है, तो आप इसको भी एलिट्रेशन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या होता है बेटा, एक पूरे सेंटेंस का रिपीट होना। जैसे आपने कभी ब्रुक पढ़ी हो तो उसके अंदर एक लाइन बार बार रिपीट होती है, मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, हर स्टेंजा के बाद एक लाइन रिपीट होती है। यूजुअली हम इसको सॉन्ग्स में सुन सकते हैं, राइट, जहाँ पर जैसे आजकल आपको बहुत सारे यूट्यूब्स पे पोएट्री रेसिटेशन देखने को मिलती है, उसमें भी एक स्टेंजा के बाद एक लाइन बार बार रिपीट होती है जो आपके दिमाग में फिल करनी हो उन्होंने, जिसपे उन्होंने स्ट्रेस देना हो, या knowingly as well as unwantedly, जो चीज आपके अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालनी हो, और एक ही लाइन को जब बार बार रिपीट किया जाता है वो रिफ्रेन कहलाता है, राइट। एनाफोरा क्या है बेटा, जब हम एक वर्ड, जैसे ना आप कई बार देखेंगे कि कोई भी पोएम है उसमें स्टेंजा लिखा गया है तो फर्स्ट वर्ड हमारा सेम रिपीट हो रहा हो, जैसे हर स्टेंजा की लाइन, जरूरी नहीं है सारी लाइंस में भी, यहाँ पर 4 लाइंस का स्टेंजा है तो 2 ना हो
3 हो जाएँ, लेकिन हर फर्स्ट वर्ड सिमिलर है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एंड लिख दूँ, इधर भी एंड लिख दूँ, इधर भी एंड लिख दूँ। इससे अगर रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो हम क्या बोलेंगे कि इधर पोएट ने कौन-सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की है? एनाफोरा, राइट? सो रिपिटिशन से रिलेटेड या कोई भी चीज़ को रिपीट करने से रिलेटेड 4 पोएटिक डिवाइसेस, one is repetition, alliteration, refrain and anaphora. Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.